Hello everyone, myself Vikas Chaudhary, your chemistry educator. So welcome to all of you in Daily Dose of Chemistry episode number 5। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के सेशंस आपको मिल रहे हैं इसका पर्पस क्या है। पर्पस सिंपल है, क्योंकि एक पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब हैं और उस तरह के रिसोर्स अपने को नहीं मिल पा रहे हैं जो आईआईटी और नीट के एग्जाम के लिए स्टूडेंट को मिलना चाहिए। तो मुझसे भी कई स्टूडेंट्स के कांटेक्ट हुआ, तो उन सब के लिए ये वीडियोस या ये सेशंस आपके पास अवेलेबल हैं जो एब्सोल्युटली आपको फ्री रहेंगे। तो इनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। ये दो जगह आपको मिलेंगे, एक तो वी एडुकेटर के यूट्यूब चैनल पे, एक पर्सनल केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल है, उस पे भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। तो आज के इस डेली डोज के सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की डेफिनेशन क्या है, लॉजिक क्या है, इन सबको तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जो इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं, कुछ कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, और किस तरीके से क्वेश्चनिंग किया जाता है, तो कुछ अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ही लेके अपन इस प्रैक्टिस को आगे चलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो अपना आज का टाइटल रहेगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अभी देखिए कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इससे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन अपने सामने है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, और एक और मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2FCl Br and I। तो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने को मिलेगा और इसके रिगार्डिंग अपने से पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। अब देखो कि अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर की बात चले तो यहाँ पे दोनों आइसोमर्स अपने को ड्रॉ करने होते हैं। पहले तो इसके डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, और फिर हमें देखना पड़ता है कि उसमें स्टीरियो की क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है। तो सबसे पहले अगर अटेम्प्ट हम करें C4H8 को, तो पहले तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो C4H8, इसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये एक डबल बॉन्ड का केस बनेगा। तो सबसे पहले तो इसके स्ट्रक्चर अगर मैं बना लूं, तो 4 कार्बन से रिलेटेड मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया ब्यूट 1 इन। इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को वेरी कर लिया, तो सेकंड एक स्ट्रक्चरल आइसोमर क्रिएट हो गया ब्यूट 2 इन। अब देखो कि इसी में अगर एक अनब्रांच से ब्रांचिंग वाले स्टेटस की मैं बात करूं, तो ये आइसोब्यूटीन भी हो सकता है। तो एल्कीन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने को बना के दे पा रहा है, 3। और हम सबको ये मालूम है कि जिन कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड होते हैं या अनसेचुरेशन होती है, तो एक जो रिंग है ये पाई बॉन्ड में हमेशा इक्विवेलेंट होता है किसी भी डबल बॉन्ड के। तो डबल बॉन्ड अगर आपके कंपाउंड में है, पाई बॉन्ड है, तो उससे साइक्लो बनेगा। तो इसके कुछ साइक्लो फॉर्म भी अगर हम ड्रॉ कर ले, तो 4 कार्बन से एक साइक्लोब्यूटेन बना। एक कार्बन अगर मैं कट शॉर्ट कर लूं, तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी इजीली बन सकता है। तो सिंपली अगर ये बोला जाए कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल हैं, तो आंसर अपन कितना देंगे, 5। तो स्ट्रक्चर तो हमने बना लिए, अब यहाँ पे मुझे कहानी ऐड करना है इसमें स्टीरियो का। तो स्टीरियो आइसोमर दो ही तरीके के डिफाइन हो सकते हैं। अगर कंपाउंड में ऑप्टिकल एक्टिविटी है, कायरल कार्बन है, तो हम ऑप्टिकल आइसोमर को काउंट करेंगे। लेकिन अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और रिंग है, तो डबल बॉन्ड और रिंग कौन सा आइसोमेरिज्म शो करने में कैपेबल है, ज्योमेट्रिकल। तो एक बार 1 to लास्ट इन सब में चेक करते हैं कि किस किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड की बात करूं, तो ये जो टर्मिनल कार्बन है इसकी दोनों वैलेंसी क्या सेम ही आ रही है, और सेम आ रही है, तो इसका एक रिजल्ट हम लिख सकते हैं, देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकंड वाले कंपाउंड में ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करने में इसलिए कैपेबल है क्योंकि दोनों के जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं ये डिफरेंट है। तो अगर ये बोला जाए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तीसरे सेगमेंट में टर्मिनल वैलेंसी यहाँ पे भी सेम है, और ये दोनों भी वैलेंसीज क्या हो गई, सेम हो गई। तो यहां से नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का केस बनेगा। तो डबल बॉन्ड वो सारे ज्योमेट्रिकल शो कर लेते हैं जहां टर्मिनल वैलेंसीज डिफरेंट हो। अब देखो कि जैसे साइक्लो कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, तो किसी भी रिंग में ज्योमेट्रिकल जब पॉसिबल होगा जब सिस्टांस के लिए कम से कम कितने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हों, 2 हों। तो यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, दैट मीन्स कि विदाउट एनी सब्स्टिट्यूएंट तो रिंग अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर परफॉर्म नहीं करेगा। अगले वाले में भी सब्स्टिट्यूएंट कितना है, सिर्फ एक है।
तो इसमें भी हम कह सकते हैं देयर विल बी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो स्ट्रक्चर बना के हमने स्टीरियो को भी ऐड कर लिया। अब अगर हम एक टोटल फिगर को सॉल्व करें, दैट मीन्स कि कितने आइसोमर लिखे जाएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार काउंट होगा क्योंकि इसके कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ये दो बार काउंट होगा क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है तो एक डबल बॉन्ड सेस और एक क्या बनेगा, ट्रांस। ये सारे जो ज्योमेट्रिकल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इनको हम एक एक बार ही काउंट करेंगे। और अगर टोटल आइसोमर अब पूछा जाए तो टोटल ये स्कोर अपना कितना निकल के आ रहा है, 6। तो टोटल आइसोमर्स आर 6, पहले स्ट्रक्चरल फिर स्टीरियो। तो ये एक अपना तरीका हो जाता है जिससे इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो कि सिमिलरली एक और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दैट विल बी C2FClBrI। तो दो कार्बन है और कितने हेलोजन कनेक्टेड अपने पास है, 4। तो पहले तो इनके स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर लिया जिसमें दो कार्बन है, तो कितनी वैलेंसी अपने पास फ्री है, 4। एट रेंडम हमने यहाँ पे हेलोजन को कनेक्ट कर दिया FCl, एक जगह कनेक्ट हो गया Br और एक जगह कनेक्शन किसका कर दिया, I का। पहले अपन किनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब देखो कि हेलोजन की पोजीशन अगर मैं वेरी करूं, तो हेलोजन की पोजीशन वेरी करने का मतलब F के साथ में पहले Cl था, अब मैंने कनेक्ट कर दिया Br को, तो इस वाले कार्बन पे आ जाना चाहिए Cl और I को। तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी ड्रॉ किया जा सकता है कि F के साथ में Cl और Br तो आ गया, अब हम I को ले आए तो नेक्स्ट वैलेंसी पे हो जाएंगे आपके Cl और Br। तो अगर ये बोला जाता कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, तो आंसर हम सीधा कितना पिक करते हैं, 3 बोलते। अब अगर मैं स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी को देखूं, तो ये पर्टिकुलर डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इसको मुझे कितनी बार काउंट करना चाहिए, 2 बार, क्योंकि सेम और अपोजिट साइड दो ही वेरिएशन आएंगे। ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड इनटू टू आइसोमेरिक फॉर्म। और इस डबल बॉन्ड में भी अगर ज्योमेट्रिकल है तो ये भी कितनी बार काउंट होना चाहिए, 2। तो सबको अगर अपन एसोसिएट कर लेते हैं तो टोटल आइसोमर्स, ये कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अपने को कितने प्रोवाइड कर पा रहा है, 6। तो एक क्वेश्चन का वैरायटी ये है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से टोटल आइसोमर्स अपने से पूछे जाते हैं। तो दोनों ही बड़े फेमस क्वेश्चंस हैं, इनको हर बुक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी रिपीटेडली पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं कि और दूसरी वैरायटी क्या है। तो सेकंड वैरायटी यहाँ पे हमने लिया। अब देखो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन दोस पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि आपको स्ट्रक्चर गिवन है और इनमें ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इस वाले कंपाउंड पे वर्क करता हूं। अब देखो कि रिंग है, रिंग पे अगर दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो वो सेम और अपोजिट साइड में ओरिएंटेड हो जाते हैं सिस्टम्स बनाने में। तो अब अगर मैं देखूं तो सिंपल मैंने बोला कि एक मिथाइल 1 पे है, एक 3 पे, और एक मिथाइल किस पे आ गया, 5 पे। तो पहले अगर मैं इन दोनों की पॉसिबिलिटीज की बात करूं कि ये जो 1 और 3 वाला मिथाइल है, ये एक बार तो बना देंगे सिस और एक बार क्या बना देंगे, ट्रांस। अब अगर मैं देखूं कि ये जो 3 और 5 वाला मिथाइल है, ये भी आपके दो फॉर्म बना देंगे, सिस और ट्रांस। और अगर मैं 1 की और 5 की भी बात करूंगा तो ये दोनों भी सिस ट्रांस बना देंगे। तो सिस ट्रांस बनने की कितनी पॉसिबिलिटी आपके कंपाउंड में हो गई, ये 3 जगह से आइसोमर बनाएगा। लेकिन अगर मैं पहले 1-3 के सिस ट्रांस चेक करूं या 3-5 के देखूं या 1-5 के देखूं, तो क्या ये एकदम सेम ही बनेंगे सारे, तो सेम दैट मीन्स की कॉन्फ़िगरेशन एक ही जैसा बार बार रिपीट होगा। और रिपीट होगा तो डिफरेंट दिखने वाले आइसोमर यहाँ पे अपन कितने ड्रॉ कर पाएंगे, 2। तो यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पॉसिबिलिटी कितनी निकल के आती है, 2। अब देखो कि जैसे ही मैं आता हूँ सेकंड वाले कंपाउंड पे, तो पोजीशंस आपकी 1 हो गई, 3 हो गई, और ये पोजीशन मैंने एज ए नंबर बोल दिया 5। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 से ज्यादा है या 2 है, तो हम सबको मालूम है कि ज्योमेट्रिकल की पॉसिबिलिटी बनेगा सिस ट्रांस। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया Cl और Br को, दैट मीन्स कौन सी दो पोजीशन की बात करी, 1-3, ये एक बार सिस और एक क्या बनाएंगे, ट्रांस। अब मैंने लिया Br और I को, ये भी अपना एक सिस्टम बना लेंगे। और इसके बाद मैंने ले लिया Cl को और I को, तो ये भी अपना एक सिस्टम बना ही लेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये भी कितनी जगह से सिस ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहा है, 3 जगह से। पहले वाले की कंडीशन ये थी कि 1-3, 3-5 और 1-5 ये सेम ही थे। लेकिन अगर मैं अब देखूं तो 1-3 के जो सिस्टांस हैं या 3-5 के जो सिस्टांस हैं या 1-5 के जो सिस्टांस हैं, ये सारे अलग अलग बनेंगे क्योंकि आपने ग्रुप ही अलग ले लिए।
तो कंपाउंड कितनी जगह से ज्योमेट्रिकल शो कर पा रहा है, तो मैं n अगर इसको मानूं तो हाउ मेनी पोजीशंस विच कैन शो ज्योमेट्रिकल, आंसर आप दोगे 3। और टोटल कॉन्फ़िगरेशन में एक फॉर्मूला होता है 2n। तो टोटल यहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर मैं n का वैल्यू 3 पुट करूं तो ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन अपने को बना के देगा, 8। तो 3 सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो आंसर 2, लेकिन अगर ये तीनों डिफरेंट है तो आंसर कितना हो जाना चाहिए, 8। तो ये दूसरी वेराइटी है जो अपने से रिपीटेड मैनर में एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलो अब आते हैं कुछ फॉर्मूले पे, कुछ शॉर्ट ट्रिक पे। दैट मीन्स कि अगर मुझे अलग अलग फॉर्म बना के नहीं देखने हो तो ये काम किस तरीके से पॉसिबल है। तो अगला अपना हेडिंग लेते हैं जो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कंपाउंड। अब देखो कि ये तो मुझे मालूम है कि एक डबल बॉन्ड अगर है तो ये 2 आइसोमर बनाएगा, लेकिन अगर मैं यहां देखूं तो कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड आपको नजर आते हैं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक से तो ज्यादा ही है, 3 है। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो 2 आइसोमर बनाएगा, लेकिन अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड रहे तो हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड में अगर मोर देन 1 डबल बॉन्ड है तो इसको कॉमनली अपन क्या नेम देते हैं, पॉलीइन। तो इनमें एक तो वे है कि हम सारे आइसोमर बना के देखें, और कुछ हम ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि डायरेक्टली एक आइसोमर का नंबर अपने पास मिल जाए। तो दो कंडीशन पे वर्क करते हैं। जैसे मैं अगर इस फर्स्ट कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड हैविंग 3 डबल बॉन्ड, और इसमें एक तो अगर मैं लेफ्ट वाला एंड देखूं तो मिथाइल है, राइट वाला एंड भी मिथाइल है। एक ऐसे ही मैंने इमेजिनेटिव एक लाइन बना दिया, तो ये जो पार्ट है लेफ्ट वाला और ये जो राइट वाला है, क्या ये सेम है? तो कह सकते हो कि कंपाउंड कैन डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये जो कंपाउंड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पा रहा है, क्या ये सिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया? तो एक केस तो हमने ये बना लिया कि वो पॉलीइन सिस्टम जो कि क्या है, सिमेट्रिकल है। और इससे अगला केस बना लेते हैं। अब देखो कि मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल, कितने डबल बॉन्ड की पोजीशन नजर आती है आपको, 3। एक एंड पे आप देख पा रहे हो मिथाइल को, और अब दूसरे एंड पे कौन सा ग्रुप है, इथाइल। तो क्या ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो पाएगा क्या? और अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो इसको आप कह सकते हो कि ये अनसिमेट्रिकल पॉलीइन का केस हो गया। तो अनसिमेट्रिकल पॉलीइन के केस को मैं क्या नाम दे रहा हूं, केस 2। तो पॉलीइन में दो ही केस बनेंगे, या तो सिमेट्रिकल के लिए बनेगा या फिर अनसिमेट्रिकल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का अनसिमेट्रिकल के केस में तो सीधा आंसर है 2s⁴n। n क्या है ये दोनों केस को देखने के बाद में बताता हूं। लेकिन अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल है तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर का सिंपल फॉर्मूला है 2n-1 प्लस 2p-p-1। तो n क्या है, ये तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए सेम है, लेकिन p का वैल्यू डिफाइन होगा n से। अब देखो कि अगर मैंने सपोज टू भी पता लगा लिया कि n क्या है, तो n या तो आपके इवन नंबर में निकलेगा, इवन का मतलब 2 4 6 8, या फिर ये n अपने कौन से नंबर्स को शो करेगा, ऑड को 1 3 5 7। तो अगर p का वैल्यू n इवन से मुझे निकालना है तो p के लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे n/2, और अगर ये ऑड वाली कंडीशन है तो फॉर्मूला विल बी n+1/2। तो अगर मुझे n का वैल्यू मालूम चल जाए तो p का वैल्यू मालूम चल जाएगा। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि n का वैल्यू कैसे कंपाउंड में डिफाइन किया जाए। तो n का वैल्यू वो सारे पोजीशंस होते हैं जहां से कंपाउंड कौन सा आइसोमर शो करेगा ज्योमेट्रिकल। अब देखो कि वो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, या फिर वो रिंग भी हो सकता है, और या फिर वो क्यूमुलेटिव सिस्टम भी हो सकता है जहां डबल बॉन्ड लगातार होते हैं। तो एन में हम वो सारी पोजीशन कैलकुलेट करेंगे जहां से कंपाउंड कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो क्यूमुलेटिव सिस्टम हो। तो अगर अभी देखा जाए तो ये जो मॉलिक्यूल आपने इसको सिमेट्रिकल बोला हुआ है, ये कितनी जगह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, 1 2 और 3। तो एन के लिए यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू आप कितना पुट करोगे, 3 हो जाना चाहिए। अब ये जो 3 वैल्यू मिला है इसको देख के मैं कह सकता हूँ कि ऑड है, और अगर ऑड है तो पी के लिए फॉर्मूला हो जाना चाहिए n+1/2। दैट मीन्स की पी का वैल्यू भी आपको कितना मिल जाएगा, 2। तो फॉर्मूले में एन भी आ गया और पी भी आ गया। जब इनको वैल्यू वाइज आप रखोगे तो टोटल आइसोमर यहाँ पे कितने मिलेंगे, 6। तो ये तो कहानी सिमेट्रिकल का हो गया। अब देखो कि अगर मुझे अनसिमेट्रिकल कंपाउंड मिले तो फॉर्मूला बेहद इजी है, 2n। एन में मुझे पुट करना है वो सारी पोजीशन जहां से कंपाउंड कौन से आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल।
तो कितने डबल बॉन्ड हैं जो ज्योमेट्रिकल शो करने में केपेबल नजर आते हैं। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये तीनों शो करेंगे, तो n का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, 3 के, और 2s⁻³ का मतलब है कि आंसर यहाँ पे कितना अपने को पुट कर देना चाहिए, 8। तो फॉर्मूले भी लग जाते हैं, और ज्यादातर अपने को कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन आपका फॉर्मूले से ही सॉल्व हो। तो चलो इसमें छोटा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम और लेते हैं। पॉलीइन अपने को दिया है और ये बोलता है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं। तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, फिर मुझे देखना पड़ेगा n का वैल्यू क्या है। तो जैसे अगर मैं इस पहले वाले कंपाउंड में टोटल आइसोमर फॉर्म करूं, तो कंपाउंड में डबल बॉन्ड आप कितनी जगह देख पा रहे हो, 2 जगह। आप देखो कि पहला डबल बॉन्ड इस कार्बन पे, ये जो टर्मिनल वैलेंसीज हैं क्या ये सेम है, और सेम है तो ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, सेमली क्या ये भी शो नहीं करेगा। क्या कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, और अगर ऐसा है ही नहीं तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपन सीधा कितना लिख सकते हैं, 0। तो एन के वैल्यू में वही डबल बॉन्ड कंसीडर करने हैं जहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमर के चांस बनते हो। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पे। सबसे पहले तो मैं इस टर्मिनल वाले डबल बॉन्ड को कैंसिल कर दूं, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं। कितने डबल बॉन्ड है जो ज्योमेट्रिकल शो करते नजर आ रहे हैं, तो अब देखो कि ज्योमेट्रिकल ये शो तो करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अगर मैं कंपेयर करूं कि सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, तो इसका एक टर्मिनल क्या बोलता है, मिथाइल, और दूसरे टर्मिनल पे तो ये डबल बॉन्ड है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट में तो ये डिविजिबल नहीं है। और नहीं है तो अपने पास एक ऑब्जर्वेशन आता है कि इस कंपाउंड को अपने को क्या लिख देना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल है तो सीधा एक फॉर्मूला आपके पास आ गया, 2s⁻n। अब मुझे देखना है कि n का वैल्यू क्या है, कितने ऐसी पोजीशन है जहां से ज्योमेट्रिकल बन रहा है। तो आप बोलोगे कि 2 डबल बॉन्ड है तो n का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, 2। दैट मीन्स टोटल आइसोमर यहाँ पे कितने बनेंगे, 4। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर से आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि इन क्वेश्चंस को देख के कुछ ना कुछ वे अपना क्रिएट होगा, और कोई प्रॉब्लम्स वगैरह अपने को इस कंडीशन में अब नहीं आएगा। तो डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री एपिसोड 5 में ज्योमेट्रिकल था। आगे मैं बात करूंगा कायरल एटम का, कायरल कंपाउंड्स का। डेट में सब हम किस में एंटर करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। तो इन सारे सेशंस को आप 2 यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, एक तो वी एडुकेटर, एक आपका दूसरा वी चैनल भी है, वीसी सर की क्लास, उसमें ये सारे एपिसोड्स आपको मिलेंगे। एपिसोड्स आर परफेक्टली फ्री, और इनका यूज करो, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए बहुत यूटिलिटी के वीडियोस हो सकते हैं। तो आई होप आप इन सबको देख रहे हो, और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो इससे पहले आपको 2 वीडियोस और मिले होंगे, उन सबको देखो। और अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, डाउट्स आते हैं, या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें समझना है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हो, दोनों में से किसी भी एक चैनल पे। उन सबको भी अपन शामिल करेंगे। तो अभी के लिए ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री के। ओके स्टूडेंट।